एनर्जी, देश की टेक्नोलॉजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा के मंच से राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि उन्हें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लोग मौज करें और हजारों करोड़ की शादी करें और किसान मजदूर भूखे मर जाएं। राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दोहराया है कि जैसे अडानी अंबानी के बैंक अकाउंट में खटाखट पैसा जा रहा है, उसी तरह आम जनता के खाते में भी खटाखट पैसे आने चाहिए। मगर जैसे अंबानी अडानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। 4 दिन में दूसरी बार राहुल के मंच पर कांग्रेसियों की कतार। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा न सिर्फ साथ दिखी, बल्कि राहुल ने दोनों का पंजा भी एक कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस विरोधियों को चुप करा दिया। कांग्रेसी तो राहुल और प्रियंका की आमद से ही गदगद थे। एकजुटता की इस तस्वीर ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश दूना कर दिया। अडानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहां के किसानों ने, यहां के जवानों ने, यहां के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हरियाणा की लड़ाई जीतने की खातिर राहुल ने दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर चढ़ाई की। मोदी सरकार को चंद पूंजीपतियों की मददगार बताते हुए राहुल ने कांग्रेस को आम जनता का मददगार बताया। तो लगे हाथ ये मुनादी भी कर डाली कि जितना पैसा मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों के जेब में डाला है, उतना वो हिंदुस्तान के गरीबों की जेब में डाल देंगे। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अडानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जितना पैसा इन्होंने अडानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। हरियाणा के रण में कांग्रेस और बीजेपी से इतर भी ढेर सारी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनेलो बीएसपी गठबंधन हो, या फिर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, राहुल ने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये कहने से भी गुरेज नहीं किया कि कांग्रेस छोड़कर जितनी भी छोटी पार्टियां हरियाणा के चुनावी रण में कूदी हैं, वो सभी किसी न किसी रूप में बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं। लिहाजा जनता को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अडानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा।
कि यहां कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। अंबाला से कुरुक्षेत्र तक कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा में राहुल और प्रियंका की एक झलक पाने को पूरा हरियाणा सड़क पर उतर आया। जनसैलाब का जोश देख राहुल और प्रियंका की आक्रामकता भी दूनी हो गई। राहुल ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर मारने की कथा सुनाई। जो कहानी संसद में सुना चुके थे वो कुरुक्षेत्र में भी दोहराई। प्रियंका ने भी धर्म का संदेश दिया। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा। सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है, इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। राहुल ने वो चक्रव्यूह भी बता दिया जिसे कांग्रेस तोड़ना चाहती है, जिसमें हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब फंसे, भूख और बेरोजगारी से कराह रहे। मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। और हमें ये ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां मतलब 25 लोग ऐश करें, मौज करें, हजारों करोड़ रुपए की शादी मनाएं और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूखे मर जाए। ये हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। अपना अधिकार मांगो, ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। कुरुक्षेत्र के चुनावी समर में कूदे राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दावा किया कि चंद उद्योगपतियों की मदद से टीवी पर पीएम मोदी का चेहरा चमकाया जाता है और बदले में मोदी सरकार का खजाना उन धनपतियों के लिए खोल दिया जाता है। प्रियंका ने महाभारत के प्रसंग को आगे बढ़ाया, गीता में असत्य पर सत्य की जीत वाला जिक्र सुनाया, तो लगे हाथ ये भी बता दिया कि जनता के पास संविधान की शक्ति है जिसका मूल ही सत्य, समानता और न्याय है। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा एनडीटीवी पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी
नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए, ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि आपका भविष्य बदले। हरियाणा में राहुल और प्रियंका को मिले जन समर्थन ने बीजेपी को कितना बेचैन कर दिया, इसका सबूत कैथल से बीजेपी उम्मीदवार लीला राम ने दिया। लीला राम ने खुद को सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। अगली आने वाली सरकार, ये आज लोगों ने दर्शा दिया है। बाकी कांग्रेस की सरकार बन रही है बड़े बहुमत के साथ। पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। वो अपना पार्टी के प्रचार करे, वो तो घूमने वाले लोग हैं, एक टूरिज्म करने के लिए आए हैं। उनकी हरियाणा में हम जमीन पर काम करते हैं। 10 साल भाजपा ने केवल खोखले नारे दिए हैं लोगों को, और हमने लोगों के लिए इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने संघर्ष किया है। आज लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। पहले ये कहा करते थे हम अपना मैनिफेस्टो निकालेंगे, हम अपना संकल्प पत्र बनाएंगे। मैंने शुरू किया, मैं केजरीवाल की गारंटी दूंगा, ये बोले हम भी गारंटी देंगे। पानी में जिस तरह से उत्साह है कॉमरेड ओम प्रकाश के लिए, लोगों में इस बात का उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इस वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने ये वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई। उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं, और यही हरियाणा में होगा। 5 अक्टूबर को हरियाणा के सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में वोट डाले जाने और 2 दिन बाद प्रचार का भूपू भी बंद होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम आला नेता हरियाणा के रण में कूद चुके हैं। बीजेपी जहां हर हाल में सत्ता की हैट्रिक चाहती, वहीं कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर बीजेपी की विदाई को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आप देखते हैं कि चुनावी नफा नुकसान के लिए राजनीतिक दलों की ओर से क्या क्या नहीं किया जा रहा है। निजी स्वास्थ्य पर भी सियासत हो सकती है और उस पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। ये क्षेत्रीय दलों के बीच नहीं, बल्कि देश के 2 सबसे बड़े दलों और उनके बड़े नेताओं के बीच हो रहा है, और इसी के बहाने अपने मुद्दों की राजनीति भी साधी जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के। उन्होंने जिस तरह से अपने स्वास्थ्य का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ा, उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी सियासी सवाल बन गया। हालांकि इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद, अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बिना मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम ले। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं।
जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहे, वो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखने के लिए जीवित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल उठाया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जवाब देने में देरी नहीं। उन्होंने मणिपुर और जातीय जनगणना के सवालों के सहारे केंद्रीय गृह मंत्री को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर जनगणना और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सरकार का ही सर्वे कहता है कि शहरी सीवरों, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी SC, ST, OBC वर्गों से आते हैं। भाजपा जातिगत जनगणना के विरोध में इसलिए है क्योंकि तब पता चल जाएगा कि SC, ST, OBC, EWS व सभी वर्ग कौन कौन से कार्यों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनको किस तरह की सरकारी योजनाओं का टारगेटेड लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हम ये करवा कर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला तो दोनों दलों के नेता भी बयानों को लेकर आमने सामने आ गए। खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक है, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, समुदायों के बीच में क्या हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, पीड़ित हैं। 60,000 लोग, 70,000 लोग कैंपों में अभी रह रहे हैं। हिंसा आज भी जारी है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को हटाने की मांग हो रही है, पर प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वो लंबा जीवन जिए ऐसी भी दुआ करते हैं, और जब अपने जीवन का 100वां साल पूरा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनको गुलदस्ता मिले उनके 100वें जन्मदिन पर, और लंबे काल तक उनको जीवन उनका रहे ऐसी भी कामना करता हूँ। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हैं, आप 29 तक चुनाव हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहने वाले, आप ये झूठे भाषण और आश्वासन क्यों दे रहे हैं? स्टेटहुड के बारे में प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कह ही दिया है। हम तो वहाँ चुनाव हो रहा है, धारा 370 समाप्त होने के बाद लोगों का जमहूरियत में यकीन बढ़ा है। मोदी जी के कोई व्यक्तिगत उन पर किसी तरह की टिप्पणी उन्होंने नहीं किया है। मोदी का मतलब मोदी रिजम, जो मोदी रिजम चल रहा है इस देश के अंदर, उससे निजात मिल जाए, मोदी जी से नहीं, मोदी जी के रिजम से निजात मिल जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए खड़गे जी ने कहा कि मैं उस समय तक नहीं मरूंगा, मतलब उनकी इच्छा है, मरना जीना तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उनकी इच्छा ये है कि जब तक हम इस रिजिम को, मोदी रिजिम को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा नहीं लेंगे, तब तक हम मरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में दिल से हाफ और दिमाग से साफ हो चुकी है। अब जब कोई पार्टी दिल से हाफ और दिमाग से साफ हो, दिल से छोटी और दिमाग से खोटी हो, तो इसी तरह के बहके बहके बेसुरे बोल सुनाई पड़ेंगे, और उनको लगता है कि दूसरों की विदाई में उनकी शहनाई का सपना है। तो ये सपना कितनी बार चकनाचूर हुआ है और कितनी बार और चकनाचूर होगा, उसके लिए उन्हें बहुत लंबा जीवन जीना पड़ेगा। उनके लिए तो हम यही दुआ। इधर एनडीए नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे सवालों से गलत संदेश जाता है। मैं खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं हूं। उनका बयान निराशाओं से और विद्वेषता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए उनको इस तरह की कसम धर्म नहीं खानी चाहिए। ये राजनीति है, ये विचारों की विभिन्नता है। खड़गे जी, उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं, और मैं उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में उनसे बहुत छोटा हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने राजनीतिक जीवन में। पर ऐसे में जब वो अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल मेरे प्रधानमंत्री का अनादर करने के लिए करते हैं, ये बात गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए, उनमें दोनों दलों का राजनीतिक नफा नुकसान नजर आता है और इस पूरे मामले को इसी तौर पर देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अक्टूबर में किसका